जा निकाल कर दे देना। ये तीन लोग कभी अपने नहीं होते। दर्शक बंधु, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में बहुत उपयोगी होने वाली है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में कीर्तभान नाम का राजा राज करता था। उस राजा के महल के पास एक सुंदर सा देवराज इंद्र के नंदनवन की तरह बगीचा था। उस बगीचे में अनेकों तरह के फल और फूल वाले पेड़ खड़े थे, जिन पर भांत भांत के फल लगते थे। राजा के बगीचे में एक विचित्र पेड़ भी था, जिस पर सोने के फल लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई सिपाही लगा रखे थे, ताकि कोई भी उस पेड़ से फल तोड़कर चुरा कर ना ले जाए। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिनकर सोता था और सुबह होने पर फिर उन्हें गिनता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, माली ने सुबह सुबह जब उस पेड़ के फल गिने तो उनमें से एक फल कम निकला। तब उस माली ने तुरंत ही राजा के दरबार में जाकर राजा के लिए यह खबर दी। राजा साहब माली की बात सुनकर फौरन ही बाग में पहुंचा। राजा के लिए यह दृश्य देखकर के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमारे बगीचे का इतना ज्यादा इंतजाम होते हुए भी, चारों तरफ सैनिकों का पहरा होते हुए भी, आखिर एक सोने का फल किसी ने चुरा लिया। तब राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे सोने का फल चुराने वाले चोर के लिए पकड़ कर लाएगा, उसे हम अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करेंगे। राजा की यह बात सुनकर सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। आज रात्रि में मैं पहरा लगाऊंगा और मैं तुम्हें उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा जो हमारे बगीचे से फल चुरा कर ले गया है। राजा कीर्तभान ने अपने बड़े बेटे के लिए रात में पहरा देने की इजाजत दे दी। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में बड़ा राजकुमार उसी बगीचे के चारों तरफ पहरा देने लगा। लेकिन पहरा देते देते 2-3 घंटों के बाद में उस राजकुमार के लिए नींद आ गई और नींद की वजह से राजकुमार सो गया। सुबह उठकर के राजकुमार ने जब उस पेड़ के फल गिने तो उसमें से एक फल कम था। राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ। सोचने लगा कि मैं रात भर पहरा लगाता रहा, फिर भी कोई फल को चुरा ले गया। सुबह उसने ये बात राजा साहब को बताई। राजा ने देखा कि हमारा बड़ा बेटा सोने के वृक्ष की रखवाली करने में नाकाम रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा ले गया। अगले दिन राजा से उसके दूसरे बेटा ने इजाजत मांगी और कहा, पिताजी, वृक्ष की रखवाली का काम आज मैं करूंगा। देखता हूं फल कौन चुरा कर ले जाता है। मित्रों, दूसरी रात के लिए राजा ने अपने दूसरे बेटे को इजाजत दे दी और कहा, बेटा जाओ और हमारे बगीचे की ठीक से पहरेदारी करना। सुबह तक चोर हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए। मित्रों, राजा का दूसरा बेटा भी उस सोने के फल वाले वृक्ष की रखवाली करने के लिए चला गया। आधी रात तक वो पहरा देता रहा। उसके बाद उसे भी नींद आ गई। फल की चोरी उस दिन भी हो गई। यह देखकर के राजा बड़ा ही चिंतित हुआ। बाकी दरबार के लोगों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मित्रों, इस बात को सोच सोच करके सभी लोग हताश निराश बैठे थे। तब राजा का छोटा राजकुमार आता है और कहता है, पिताजी, आज रात आप मुझे भी इजाजत दे दो। मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। मित्रों, एक बात आपको बता दूं, राजा कीर्तभान अपने छोटे पुत्र से अधिकतर नाराज रहता था। उसकी नाराजगी का कारण था कि वो अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा बुद्धू मानता था। राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा, जब तुम्हारे 2 भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर सकते हो? इसलिए बेटा, तुम जाओ, अपना काम करो। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। किंतु राजा का छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने कहा, पिताजी, एक बार मुझे अवसर देकर तो देखो। राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने की इजाजत दे दी। अब तो मित्रों, छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जाकर उसकी पहरेदारी करने लगा। उस राजकुमार ने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में सोऊंगा नहीं और आज रात्रि में उस चोर के लिए जरूर पकड़ूंगा।
मित्रों, अपनी नींद को जीतकर राजकुमार उस वृक्ष पर दृष्टि बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। उसके देखते ही देखते सोने का वो तोता एक फल अपनी चोंच में कसकर पकड़कर वहां से जाने को हुआ। राजकुमार तो पहले से ही सावधान था। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस तोते पर निशाना साधा। वो तो समझ रहा था कि कोई मनुष्य होगा, लेकिन यहां तो एक पक्षी था। राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। मित्रों, वो तोता बड़ा चालाक था। वो तीर के बार को बचा गया और पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ गया। तीर लगने से उस सुनहरे तोता का एक पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने वो पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया और सवेरा होते ही पूरी बात राजा साहब को बताई और वो सोने का पंख भी राजा साहब को दे दिया। सोने के पंख को निहार कर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो उस पंख को देखकर उस पर मोहित हो गया। वो पंख को हाथ में लेकर देखता रहा। कहने लगा, पुत्रों, जब ये पंख इतना सुंदर है तो वो पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सोने के तोते से और भी अधिक सुशोभित हो जाएगा। राजा ने फौरन अपनी मन की इच्छा बताई और बोला, पुत्रों, अब मैं ये चाहता हूं कि उस तोता को कोई पकड़ कर लाए। राजा की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और बोला, पिताजी, मैं लाऊंगा उस तोते को ढूंढकर। इस प्रकार उस सुनहरे तोते को ढूंढने के लिए राजा कीरतवाहन का बड़ा बेटा जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बैठा एक सियार आराम कर रहा था। सियार को देखकर राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और सियार के ऊपर छोड़ने ही वाला था। तभी उसी समय सियार ने चिल्लाकर कहा कि हे राजकुमार, आप मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने के तोता की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी राय मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो तुम अपने काम में सफल होकर लौटोगे। तुम इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। आगे जाने पर तुम्हें एक गांव से पहले 2 गुफाएं मिलेंगी। उनमें से एक गुफा बहुत ही सुंदर सजी धजी दिखाई देगी, जो दिखने में बड़ी लुभावनी होगी। दूसरी गुफा उबड़ खाबड़ झाड़ झंकड़ों से युक्त होगी, लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम उस झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश कर जाना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। सियार की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा, जरूर ये सियार मुझे मूर्ख बनाकर किसी गलत स्थान पर पहुंचाना चाहता है। मुझे इस धूर्त सियार की बातों में नहीं आना चाहिए। अब तो राजकुमार ने उस सियार को डांटते हुए कहा, अरे धूर्त सियार, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तेरी मदद और सलाह की कोई जरूरत नहीं। भाग जा यहां से। इतना कहने के बाद राजकुमार ने धनुष से तीर उस सियार के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वो चालाक सियार राजकुमार के तीर से बचकर भाग गया। मित्रों, उसके बाद राजकुमार ने आगे को प्रस्थान किया। चलते चलते वो एक नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहां 2 गुफाएं थी। उनमें से एक गुफा बड़ी ही साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। गुफा के अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार जाते ही जाते उस सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वो भी उस नाच गान में शामिल हो गया। वो ये भूल गया कि वो एक सोने के तोता की तलाश में निकला था। मित्रों, इस प्रकार उसे कई दिन बीत गए। ना तो उसने उस तोते की तलाश की और ना ही वो अपने घर लौटा। तब राजा कीरतवाहन ने अपने दूसरे बेटे के लिए आदेश दिया कि बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी अभी तक लौटकर नहीं आया है। सोने के तोता की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस तोते की तलाश करके आओ। राजा की आज्ञा पाकर राजा का दूसरा बेटा जंगल के लिए चल दिया। जंगल में पहुंचा तो उसे वही सियार मिल गया जो उसके बड़े भाई को मिला था। वही बातें सियार ने उस दूसरे राजकुमार से भी कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह सियार की बात नहीं मानी और चलते चलते वो भी उसी सुंदर गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा में हो रहे नाच गान में व्यस्त हो गया। वो भी भूल गया कि वो किस काम से आया है।
मित्रों, जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर अपने नगर नहीं गया, तब राजा के सबसे छोटे बेटे ने राजा से कहा, पिताजी, मैं सोने के तोते की खोज करने के लिए जाऊंगा। राजा ने कहा, बेटी, जब तुम्हारे दो भाई उस तोते को नहीं तलाश कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे, इसलिए तुम शांत घर में बैठो। राजा के बार बार मना करने के बाद भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब मजबूर होकर राजा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। मित्रों, अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़ा लेकर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही सियार मिलता है। राजकुमार ने अपना धनुष बाण लिया और सियार पर तान दिया। सियार ने कहा, हे राजकुमार, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। मित्रों, उस राजकुमार ने सियार की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा करूंगा और मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। तब खुश होकर के सियार कहता है, हे राजा के बेटे, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, क्योंकि तुमने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे इसी बात से प्रसन्न हूं। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचा देता हूं। आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस प्रकार वो सियार अपने आकार को और बड़ा कर लेता है। राजकुमार उसके ऊपर सवार हो गया। राजकुमार के बैठते ही वो सियार एकदम से हवा में उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस जंगल में और पहाड़ों को पार करता हुआ उसी नगरी में जा पहुंचा। वहां उसे दो गुफा दिखाई दी। तब राजकुमार ने उस सियार की बात मानकर उस पुरानी गुफा में ही डेरा डाल दिया और वहीं अपने रहने का स्थान बना लिया। वहीं थोड़ी दूर पर बहुत सुंदर सी दिखने वाली भी गुफा थी, पर छोटा राजकुमार उसकी लोभ में नहीं आया। वो उस गुफा में नहीं गया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होने पर राजकुमार आगे को चल देता है। वहां से कुछ दूरी तय करने पर उसे वही सियार फिर मिल जाता है। तो उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब मैं तुम्हारे लिए बताता हूं कि अब यहां से आगे तुम्हें क्या करना है। तुम यहां से सीधे चलते रहो। आगे चलने पर तुम्हें बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की हर समय सिपाही लोग पहरेदारी करते हैं। तुम उन सिपाहियों से मत डरना और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वो सिपाही इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर के उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर लोहे के एक मामूली से पिंजड़े में सोने का तोता बंद है। तुम उस तोते को पिंजरे सहित उठाकर महल के बाहर ले आना। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में एक बहुत सुंदर सा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ पिंजड़ा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी उस तोते को उस पिंजड़े में मत रखना। यदि तुम उस लोहे के पिंजड़े में से तोते को निकालकर उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए पिंजड़े में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मित्रों, इतना कहने के बाद फिर से उस सियार ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में राजकुमार के लिए उस महल के पास में पहुंचा दिया। राजकुमार ने उस महल के पास में जाकर देखा कि वास्तव में उस महल के पहरेदार जो सिपाही थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। वो बिना डरे ही सीधे महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर सोने का तोता पिंजड़े में बंद था और उस तोते के पिंजड़े के पास में 3 सोने के फल भी पड़े थे। राजकुमार उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये फल मेरे ही बगीचे से चुराए हुए हैं। राजकुमार को सोने का तोता बहुत ही सुंदर लगा। वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। सोने का तोता लेकर राजकुमार वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर पास में रखे हुए सुंदर से पिंजड़े पर पड़ जाती है। वो पिंजड़ा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। वो पिंजड़ा देखने में बहुत सुंदर था। उसमें एक से एक कीमती हीरे जड़े हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजड़ा अच्छा लगा। वो पिंजड़े की चमक धमक में उस सियार की बात भूल गया। उसने तुरंत लोहे के पिंजड़े से तोते को निकालकर उस हीरे जवाहरातों से जड़े हुए पिंजड़े में बंद कर दिया। मित्रों, उसने नए पिंजड़े में आने के बाद में जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वो राजकुमार उस पिंजड़े को उठाकर उस जगह से थोड़ी दूर भी नहीं चल पाया था,
तभी उसी समय पर बहुत सारे सिपाही उस राजकुमार के पास आ पहुंचे और सिपाहियों ने उस राजकुमार के लिए बंदी बना लिया। अब राजकुमार के लिए अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। उसे याद आने लगा कि सियार ने मुझसे क्या कहा था और मैंने क्या कर दिया। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी हूं। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में लेकर गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने पूरी बात बता दी। राजा कहने लगा, हे राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे। इस अपराध से मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने ऐसा अपराध किया है, इस अपराध की वजह से मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। हे राजकुमार, यदि तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम मेरे लिए सोने का एक मृग लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें यह सोने का तोता भी दे दूंगा। दर्शक बंधुओं, हुआ क्या, राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की वो शर्त माननी पड़ी। अब वो राजकुमार सोने के मृग की तलाश में निकला। उस महल से बाहर जाने के बाद में राजकुमार ने देखा कि वो सियार उसका इंतजार कर रहा है। उस राजकुमार ने जाकर उस सियार को सभी बातें समझाई। उसी समय पर सियार ने बड़े निराश होकर के कहा, हे भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए अनुसार कोई काम नहीं किया है। जैसा मैंने पहले तुम्हें समझाया था, यदि तुम उसी प्रकार से काम करते तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और एक बार मेरी मदद और कर दो। तुम्हारी बिना सहायता के मैं सोने का मृग नहीं ला पाऊंगा। मुझे यहाँ के राजा ने सोने का मृग लाने के लिए कहा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया, सोने का मृग लाकर नहीं दिया, तो यहाँ का राजा मुझे वो सोने का तोता नहीं देगा और मुझे फांसी पर लटका देगा। तब सियार ने राजकुमार की बात सुनकर कहा, खैर भाई, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। अब तुम एक काम करो, मेरे ऊपर सवार होकर तुम मेरे साथ सीधे चलो। यहां से कुछ दूर जाने के बाद दूसरे राज्य में तुम्हें एक महल मिलेगा। उस महल के पास एक बगीचे में तुम्हें सोने का मृग मिलेगा। उस बगीचे के नौकर चाकर सभी सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना, उस सोने के मृग के लिए पकड़ कर ले आना। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रखना, उस मृग को बांधने के लिए वही 2 रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक तो रस्सी पुरानी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम उस मृग को उस साधारण रस्सी में बांध लेना। उस सोने की रस्सी को हाथ मत लगाना। उसके बाद तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना, क्योंकि वो मृग घोड़े की तरह दौड़ता है। तुम उस मृग को दौड़ाते हुए बगीचे से बाहर निकल आना। राजकुमार ने कहा, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, तब सियार ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही क्षणों में उस राजकुमार को लेकर वो उस किले के बगीचे के पास में पहुंच गया। उस बगीचे के पास पहुंचते ही उस सियार ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चला गया। तब राजकुमार सीधा उस किले के अंदर घूमता हुआ सीधे उस बगीचे में जाता है। तो किले में जाकर उसने देखा कि सभी नौकर चाकर सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वो राजकुमार उस महल के पास में जो बगीचा था, उस बगीचे में जब पहुंचा तो उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का मृग घूम रहा था। राजकुमार ने उस बगीचे में जाकर देखा, वो मृग वास्तव में सोने का मृग था। राजकुमार ने इतना सुंदर मृग कभी सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस मृग के लिए पकड़ लिया। जब वो उसे लेकर उस बगीचे से बाहर निकलने वाला था तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की रस्सी पर गई। वो रस्सी दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी और उसमें हीरे मोती चमचमा रहे थे। उसके पास में एक और पुरानी सी साधारण रस्सी पड़ी हुई थी। इतने सुंदर मृग पर पुरानी साधारण सी रस्सी बांधना अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमार उस सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वो साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। मित्रों, हुआ क्या, वो मृग उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। मृग की आवाज सुनकर महल के जो नौकर चाकर थे
वे सब जाग गए। थोड़ी देर में उन सैनिकों ने उस राजकुमार के लिए बंदी बना लिया। तब सिपाहियों ने उस राजकुमार के हाथ बांधकर अपने राजा के सम्मुख पेश कर दिया। तब राजा ने सारी कहानी सुनकर कहा, ए युवक, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा का हुक्म देता हूं। लेकिन राजकुमार, इससे पहले यदि तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं छोड़ सकता हूं। यहां से कुछ दूर पर एक हीरे जवाहरात से बना हुआ एक महल है और महल में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। राजकुमार, यदि तुम मेरे लिए उस राजकुमारी को लाकर दे दो तो मैं तुम्हारे प्राण छोड़ सकता हूं और तुम्हें उसके बदले में सोने का यह मृग भी दे दूंगा। दर्शक बंधु, अब वो राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में पड़ गया। राजकुमार को मजबूर होकर उस राजा की शर्त माननी पड़ी। अब राजकुमार वहां से हीरे जवाहरात से जड़े हुए उस महल की खोज में निकल पड़ता है। वहां से कुछ दूर निकलने पर उसे फिर वही सियार मिल जाता है। सियार कहने लगा, हे भाई, तुमने इस बार फिर से मेरी बातों के लिए नहीं माना। यदि तुम मेरी बातों के लिए मान जाती तो आज ये नई मुसीबत तुम्हारे आगे खड़ी नहीं होती। हे राजकुमार, अब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए महल के पास पहुंचाऊंगा। तुम उस महल के बाहर छुपे। जब उस महल से निकलकर राजकुमारी एक सरोवर में नहाने के लिए आए तो उसी समय पर तुम आगे बढ़कर के उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगी तो उसी समय राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, एक बात तुम मेरी गांठ बांध कर रखना, तुम उस राजकुमारी के लिए वहां से अपने साथ लेकर चले आना। वो चाहे कितना ही कहे पर उसे महल में वापस मत जाने देना। सियार कहने लगा, हे राजकुमार, वो राजकुमारी मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयास तो बहुत करेगी और तुमसे कहेगी कि मैं अभी तुरंत ही अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, लेकिन तुम उस राजकुमारी की इन मीठी मीठी बातों में मत फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो फिर तुम नई मुसीबत में पड़ जाओगे। इतना कहने के बाद सियार ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठा लिया और हवा में उड़ता हुआ उसी महल की ओर चलने लगा। महल के पास पहुंचते ही वो राजकुमार एक वृक्ष की आड़ लेकर खड़ा हो गया। मित्रों, इधर राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई तो उसी समय पर राजकुमार ने बड़ी हिम्मत बांधकर आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमारी कहने लगी, हे राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहते हो मैं वहां तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को सियार की बात अच्छी तरह से याद थी। सोचने लगा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तो राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अभी तुरंत ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोता हुआ देखकर राजकुमार को उस पर दया आने लगी। एक स्त्री के आंसुओं ने उसे पिघला दिया। इस प्रकार दयावश राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में राजकुमार राजी हो गया और कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम रो नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने अपने महल में पैर रखा तो उसी समय उस महल के पहरेदार जाग गए और उन्होंने तुरंत राजकुमार के लिए बंदी बना लिया। अपनी करनी पर अब वो राजा का बेटा बहुत पछताने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। सियार ने तो उसे बहुत आगाह किया था पर वो बार बार गलती करता जा रहा था। इधर सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास ले जाकर पेश कर दिया। राजा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस नौजवान को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। मित्रों, राजा का ऐसा आदेश सुनकर राजकुमार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ा विचार करके कहा, हे नौजवान, मैं अपने द्वारा दिया गया आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले यदि तुम मेरा एक प्रिय काम कर दो तो राजकुमार मैं तुम्हारी जान बकस सकता हूं। हमारे महल के ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। इस पहाड़ के कारण हमारे किले की सुंदरता फीकी पड़ गई है। यदि तुम 8 दिन के भीतर इस पहाड़ को तोड़कर समतल कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे
और अपनी राजकुमारी चंद्रकला का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। मित्रों, तब राजा की बात सुनते ही वो राजा का बेटा उस महल से बाहर निकलने के बाद उस पहाड़ को देखने लगा। राजकुमार के हाथ में तलवार थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना विशाल पहाड़ है, 8 दिन में इस पहाड़ के लिए मैं कैसे तोड़ूंगा। राजा का बेटा सोच सोचकर बड़ा परेशान था, परंतु उधर उसके प्राण भी संकट में थे। इसलिए वो अपनी तलवार से ही धीरे धीरे करके उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ तोड़ते तोड़ते 7 दिन पूरे हो गए, परंतु वो पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थका हारा दुखी होकर बैठ गया और उसे अपनी करनी पर बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। राजकुमार मन ही मन कहने लगा, यदि मैंने उस सियार की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे लिए कितना लाभदायक होता। उस सियार ने मुझे हर बार अच्छी से अच्छी सलाह दी और मैं हर बार उसके विपरीत चलता रहा। वो बैठा बैठा यही सोच रहा था। फिर अचानक से उसे अपने पैरों के पास में सियार की पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने जब नजर उठाकर देखा, सचमुच वही सियार उसके सामने खड़ा था। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुमको 7 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूं, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। जाओ, तुम जाकर के आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो। तुम सो जाओ, तुम्हारा यह काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। राजकुमार सियार की बात मानकर चुपचाप वहां से उठकर विश्राम करने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार के लिए नींद आ गई। सुबह के लिए जब राजकुमार सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां कहीं उस पहाड़ का तो नामो निशान ही नहीं था। वहां महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। मित्रों, यह देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वो सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। तब राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी चंद्रकला के साथ में कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही सियार मिल गया। कहने लगा, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी चंद्रकला के साथ ही तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का मृग और सोने का तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वो दोनों चीजें तुम्हारे ही मतलब की है। उन्हें प्राप्त करना अब तुम्हारे लिए कोई कठिन काम भी नहीं रहा है। तब राजकुमार सियार से कहने लगा, भाई, अब मुझे सोने का मृग और सोने का तोता कैसे मिल सकता है? क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूंगा तो बदले में राजकुमारी देनी पड़ेगी, सोने का तोता लूंगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी चंद्रकला के लिए भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। तब सियार ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम भूलकर मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारी धर्म की पत्नी है, तुम इसे राजा को देना मत। तुम एक काम करो, तुम पहले राजकुमारी चंद्रकला को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाओ। राजकुमारी को देखते ही राजा प्रसन्न होकर तुम्हें सोने का मृग दे देगा। तुम उसी समय पर उस पर सवार हो जाना और सवार होने के बाद उन सभी लोगों से विदा मांगना और राजकुमारी से सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला के पास विदा मांगने के लिए जाओ तो उसी समय राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़कर इस मृग पर बैठा लेना और फिर मृग को वहां से दौड़ा देना। राजकुमार, वो मृग इतनी तेज गति से दौड़ता है कि उसे कोई घुड़सवार नहीं पकड़ सकता। जाओ, पहले तुम ये काम पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि फिर आगे क्या करना है। मित्रों, राजा का बेटा अब तो सियार की योजना के अनुसार काम करने लगा। जिस राजा का सोने का मृग था, उस राजा ने खुश होकर के उसे इनाम में सोने का मृग दे दिया। राजकुमार उस मृग पर तुरंत ही सवार हो गया और राजा से वहां से जाने की विदा मांगने लगा। अंत में वो राजकुमार राजकुमारी को उठाकर उस मृग को तेज गति से दौड़ाता हुआ उस महल से बहुत दूर निकल गया। दर्शक बंधु, वो राजा अपना सा मुंह ताकता रह गया। इधर रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वही सियार उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार को देखकर वो सियार कहने लगा,
बहुत अच्छा राजकुमार, अब तुम यहां से जाने के बाद उस सोने के तोता के लिए भी प्राप्त करो। तुम ये मृग लेकर सोने के तोता वाले राजा के पास जाओ। वो राजा इस मृग को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और लोग प्रसन्नता में अक्सर गलतियां करते हैं। कहते हैं भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय सोच समझकर काम नहीं करते। तुम उस राजा के हाथ से पिंजरा ले लेना और जब वो सोने का मृग आपसे मांगे तो मृग की पीठ पर बैठकर वहां से छूमंतर हो जाना और ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। मित्रों, इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि सियार ने बताया था। राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। राजा ने उस तोते का पिंजड़ा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो यह समझ रहा था कि राजकुमार ये सोने का मृग मुझे देगा। राजकुमार ने उसे मृग तो नहीं दिया, उल्टा उस मृग को दौड़ा दिया। वो मृग हवा में उड़ने लगा। बेचारा राजा देखता ही रह गया। मित्रों, इस प्रकार आगे जाने पर राजकुमार को वही सियार फिर मिल गया। तब राजकुमार ने उस सियार से कहा, हे भाई, तुमने मेरी इतने लंबे सफर में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ये राजकुमारी, सोने का मृग और सोने का तोता मिल पाया है। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। मैं अपने एहसानों को उतारना चाहता हूं। बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? तब सियार बोला, राजकुमार, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे, तुम मेरे एहसानों से मुक्त हो जाओगे। मित्रों, उस सियार के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा के बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, भाई, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है, इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान ले लूं? तो मुझसे ज्यादा कृतज्ञ इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता। मित्रों, राजकुमार की इन बातों को सुनकर के सियार बड़ा आहत होता है। कहने लगा, हे भाई, यदि तुम मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें दो बातें बताता हूं। मेरी इन दो बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहां से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। सियार की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, मित्र, कैसी बातें करते हो? मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा? और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने वाली हो? मित्रों, इस प्रकार से वो सियार राजकुमार को दो बातें बताकर वहां से चला गया। और वो राजा का बेटा भी अपनी पत्नी और सोने के तोता के साथ उस मृग की पीठ पर बैठकर आगे को चल देता है। कुछ ही समय में वो उसी छोटे से नगर में पहुंचता है जहां उसने उस गुफा में प्रवेश किया था, जिसमें वो दोनों गुफा बनी हुई थी। जैसे ही वो उस नगर में पहुंचा तो उस नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक सोने के मृग के ऊपर एक राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी बैठे हैं। राजकुमार के हाथों में एक सोने का सुंदर तोता है। यह देखकर वे सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। मित्रों, तब तक राजकुमार ने देखा कि उस नगर के बगीचे में एक जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे बैठे थे और वहां पर कुछ शोर सा हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर दो लोगों के लिए फांसी देने की तैयारी हो रही है। नगर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उसी तरफ जाने लगा। वहां पहुंचने पर उस राजकुमार ने देखा कि जिन दो लोगों को फांसी होने वाली थी वे उसी के दोनों बड़े भाई थे। वे लोग तब से लेकर अब तक उसी सजी हुई सुंदर गुफा में रह रहे थे और वो तरह तरह के बुरे कामों में लिप्त हो चुके थे। सुंदर सुंदर युवतियों के बीच रहकर उनका चरित्र बिगड़ गया था। शराब पीने वालों के साथ रहकर वे शराबी हो गए थे। जुआरी लोगों के साथ रहकर वे जुआ खेलने लगे थे। उनके पास जितना धन था वो सारा धन जुए में हार चुके थे। उन्होंने उस गुफा में रहते रहते नगर के लोगों से बहुत सारा पैसा भी मांग लिया था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर अब नगर के लोग उन दोनों राजकुमारों के लिए फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। आखिर वो राजकुमार भला ये सब देखकर कैसे होने देता? उसने तुरंत जाकर के नगर के लोगों से कहा, हे भाइयों, आप मुझसे ये पैसे ले लो
और इन लोगों के लिए छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर नगर के लोगों ने पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए राजी हो गए। मित्रों, अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे तीनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वहां से कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाइयों, हम लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं। इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहां पर कुछ जलपान करने के बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मित्रों, बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तक तो वो राजकुमार ये भूल चुका था कि उसने सियार से विदा लेते समय उसने क्या कहा था। मित्रों, छोटा राजकुमार मृग से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और वहां बैठकर आराम करने लगा। तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद में उन दोनों राजकुमारों ने राजकुमारी के लिए उसी सोने के मृग पर बैठाया और वहां से सोने का पिंजरा लेकर उड़कर चल दिए। अपने भाई को कुएं में धकेल कर वे दोनों अपने नगर लौट आए। घर लौटते समय उन्होंने राजा से आकर के कहा कि पिताजी, हम सोने के तोता को पकड़कर ले आए हैं। इसी तोता ने हमारे बगीचे में से सोने के फल चुराए थे। इसके साथ साथ पिताजी, हम इस सोने के मृग को भी लेकर आए हैं और इस सुंदर राजकुमारी को भी। मित्रों, यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और नगर के लोगों ने भी इस बात की खुशी मनाई। लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी खुश नहीं थी। वो राजकुमारी बराबर रोती रही। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया। यहां तक कि उस मृग ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वो सोने का तोता भी उदास रहने लगा। तब राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी ना तो वो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का मृग। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया, तोते ने भी नहीं कुछ खाया। उधर छोटा राजकुमार तो उस कुएं में पड़ा था। उसके जो दो सगे भाई थे वे उसे कुएं में धकेल आए थे, लेकिन भगवान की कृपा से वो मरा नहीं था, क्योंकि उस कुएं में डूबने लायक पानी नहीं था। वो बेचारा कुएं में पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे उसी सियार की बात याद आई और वो सियार की बात याद करके बहुत पछताने लगा। कहने लगा, यदि मैंने उस सियार की बात आज मानी होती तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। मित्रों, उधर राजकुमार ने जैसे ही उस सियार को याद किया तो वो सियार उसी क्षण प्रकट हो गया। सियार कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, मगर तुम मेरी बातों को भूल जाते थे। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होती हो। कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी फिर से ठंडा हो जाता है। उसी तरह दुष्ट लोग चाहे कितना ही अच्छा बनने का ढोंग करें, पर समय पर वे अपनी नीचता दिखाई ही देते हैं। बुद्धिमान लोगों का मानना है कि दुष्ट के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए। नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती, चाहे कलेजा निकाल कर रख देना। पर ये तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते। नंबर 1, जिसे किसी व्यसन की लत लग जाती है, जैसे जुआ, शराब, गांजा, चरस आदि की, और दुष्ट नारियों के झूठे प्रेम में पड़ जाता है, वो अपनों को भी भुला देता है। नंबर 2, झूठ बोलकर धन कमाने वाला, धन का अत्यंत लालची। नंबर 3, बेस्याएं और चापलूसी करने वाला। पहले का शत्रु ये कभी अपने नहीं होते। इन्हें अपना समझने वाला महामूर्ख कहलाता है। मेरी बातों को खैर तुमने नहीं माना। मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करता हूं। लो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी रस्सी डालता हूं। तुम इस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। इतना कहकर उस सियार ने एक छोटी सी रस्सी उस कुएं में लटका दी और देखते ही देखते वो रस्सी का आकार बहुत लंबा हो गया। कुएं में गिरे हुए उस राजकुमार के पास तक जा पहुंची। तब राजकुमार उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आया। तब सियार ने उससे कहा, हे राजकुमार, जाओ, अब तुम अपने घर के लिए जाओ। लेकिन राजकुमार, तुम होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे। मित्रों, सियार की इतनी बात को सुनने के बाद वो राजकुमार अपने राजमहल को लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी के लिए राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े लेकर पहन लिए।
राजकुमार बेस बदलकर अपने राजमहल में पहुंचा। वहां उसके पहुंचते ही एक विचित्र बात होती है। जैसे ही वो राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही सोने का मृग जो था वो एकदम से आवाज देने लगा, हिनहिनाने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। अब तो सोने का तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वो भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। मित्रों, राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, है महाराज, मैंने आपके लिए पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने आपके लिए भी धोखा दिया है, लेकिन आपका छोटा राजकुमार यहां पर आ पहुंचा है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। इसी राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ है और मैं अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही सुखी रह सकती हूं। राजा ने पूछा, वो कहां है पुत्री? तब जो व्यक्ति मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा कर दिया और कहा, हे महाराज, ये रहा आपका छोटा राजकुमार। मित्रों, देखते ही देखते राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब तो राजा की अपने छोटे बेटे के प्रति विचार बदल गए। पहले वो उसे बुद्धिहीन मानता था, लेकिन अब वो उसे बड़ा समझदार और बहादुर मानने लगा। अपने छोटे वाले लड़के से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद में राजा ने उस राजकुमार के लिए अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई के लिए धोखा दिया था, महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से महाराज उन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज थे। राजा ने उन दोनों के लिए अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद में बड़ी हंसी खुशी के साथ में, धूमधाम के साथ में राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। मित्रों, राजकुमार उस सियार के लिए नहीं भूल पाया जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकाल करके वो जंगल में उसी सियार की तलाश में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे उस सियार को बैठा पाया। उस समय सियार जो था वो बेचारा बहुत उदास था और वो सियार पहले से और भी ज्यादा दुबला पतला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही सियार ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, कहिए राजकुमार, आज आप इधर कैसे घूम पड़े? तब राजकुमार ने जवाब दिया, सियार भाई, आज मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। तुम मिल गए, चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ आराम से रहना। वहां तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी दिक्कत है और शिकारियों का भी डर भी बना रहता है। सियार ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूं और भला आप तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? अब तुम्हारा काम जो था वो निकल गया। अब तुम सुखी रहो, अपने राज्य में रहो। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं मित्र, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूं। तुम्हें अपने साथ में रखना चाहता हूं। अपने पास तुम्हें देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी। वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तब सियार ने कहा, भाई, यदि तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं सियार नहीं हूं, मुझे जादू के प्रभाव से सियार बना दिया है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में ये राजकुमारी जो तुम्हारी पत्नी है, ये मेरी छोटी बहन है। यदि तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो आज उस जादू से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद में फिर से मैं अपने देश के लिए लौट जाऊंगा। मित्रों, राजकुमार को सियार की यह बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और सियार के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वो सियार मर गया और उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर वे दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महलों के लिए वापस लौट आए। अपने भाई को देखकर वो राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। मित्रों, कुछ दिन वहां रहकर वो राजकुमार अपने नगर को लौट जाता है। मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि यदि कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।